90 days आर लेफ्ट, सिर्फ 90 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। एनटीए अभी कुछ दिनों में ही आपके एग्जाम फॉर्म निकालने वाला है और एग्जाम फॉर्म निकलते ही आपके दिल में हड़बड़ी मच जाएगी कि ये क्या हो गया। तो इससे पहले एग्जाम फॉर्म निकले और अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो हम बात करेंगे मिशन जेआरएफ की। हमें ओनली पीएचडी क्लियर नहीं करना है, हमें नेट क्लियर नहीं करना है, हमको अपना मिशन जेआरएफ रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जिन लोगों को भी नहीं पता कि नेट एग्जामिनेशन क्या है, तो नेट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। अगर हम बात करें कि अब ये जो दिसंबर वाला एग्जाम है ये कब होगा, तो ये दिसंबर लास्ट और जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। मैं सोशियोलॉजी की एजुकेटर हूँ, तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो पिछले कई सालों से सोशियोलॉजी का एग्जाम सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो आपके पास मौका है, आप पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स को देख सकते हैं कि एनटीए कौन से क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत जिन लोगों को लग रहा है कि यार सिर्फ 3 महीने बचे हैं, कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, होगा, बिल्कुल होगा, बस पढ़ाई करने से ही होगा। और जो लोग सोच रहे हैं, चिल मार के बैठे हुए हैं कि हम कर लेंगे, दिवाली के बाद से स्टार्ट करेंगे या दशहरे के बाद से स्टार्ट करेंगे, तो मैं बता दूं आपसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप आज जो तैयारी कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि अरे हम तो कल से किताब उठा लेंगे, तो देखो भैया, कल से आप किताब उठा तो लोगे, लेकिन कल आने वाला किसी का नहीं है। कल आपको क्या पता क्या हो जाए, कल किसी की तबीयत खराब हो जाए, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए। आज आपके पास मौका है, और आज अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी पढ़ाई आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के में 2 पेपर आते हैं। आपको जब पेपर हो, सीबीटी बोर्ड आपका एग्जाम होता है, जब पेपर होता है तो आपको एक साथ पेपर दे दिया जाता है। आप पहले पेपर 1 भी सॉल्व कर सकते हैं और पेपर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हुए, 100 नंबर के। वहीं पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें आपकी ही सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं। मतलब पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। अब बात करें, 3 घंटे तो मिल गए, लेकिन अगर जेआरएफ निकालना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जेआरएफ निकालने का सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम आपको 35 प्लस पेपर 1 में और 75 प्लस पेपर 2 में, ये मैं बात कर रही हूं अनरिजर्व कैटेगरी की। आगे जब हम कट ऑफ देखेंगे उसमें मैंने आपको 2023 से लेके 2025 तक का क्लासिफिकेशन दिखाया है कि अलग अलग कैटेगरीज में नेट और जेआरएफ की क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है, अपना गैस वर्क लगाना है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप ये सोच के जाओ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कुछ भी लगा देंगे, नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, आपको एक इंटेलिजेंस गैस लगाना है और वहां से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो एनटीए ने जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, आपको उसका फायदा उठाना है। ठीक है, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट होती हैं। पेपर 1 एक जनरल पेपर है जो सारी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, बट उसका जो डिफिकल्ट और उसकी जो टफनेस है और इजीनेस है वो वेरी करती है कि आप कौन सी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो। ठीक है, इसमें मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट बता देती हूँ जो आपके पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके जनरल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी पता है, लाइक व्हाट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है, एक टीचर को अपने क्लासरूम में क्या करना चाहिए, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ थिंकर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं 5 के आसपास। देखो, एग्जाम एनटीए कहता है कि वो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन देगा, बट ऐसा होता नहीं है।
किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी यूनिट से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किसी यूनिट से 4 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आज से ही आपको कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस कर लेनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल आते हैं। अब आप देख सकते हो 5 सवाल, 2 नंबर का एक सवाल, मतलब 10 नंबर आपके यहां से बन गए, और 5 कॉम्प्रिहेंशन के 10 नंबर आपके यहां से बन गए। मतलब आपके 100 में से 20 नंबर तो यहां से बन गए पेपर 1 में। और कॉम्प्रिहेंशन को आपको एकदम से अच्छे से कर लेना है। देखो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढ के देने हैं। सेम इज फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको एक टेबल दी हुई होगी, उस टेबल में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज से प्रैक्टिस करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये यूनिट आपको छोड़नी ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल वो बन रहे हैं आपके एक आईसीटी से, ठीक है, एक एनवायरमेंट से, आपके इसके रिसर्च से, इंडियन लॉजिक से, लॉजिकल रीजनिंग से भी। ठीक है, आपको ये वाली यूनिट अच्छे से करनी है। ठीक है, आईसीटी, उसके बाद रीजनिंग, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि इंडिया के लॉजिक को दिखाता है। ठीक है, इसमें सब कुछ हिंदी में, हिंदी टर्म्स ज़्यादा यूज करी गई हैं, बट एक बार आपने ये सब्जेक्ट समझ ली तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन का सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, आपको एंशिएंट हायर एजुकेशन सिस्टम से लेके करंट के हायर एजुकेशन सिस्टम तक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन आपको बेसिक जो एंशिएंट हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कवर करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए ये रिलेटेबल है, बाकी के लिए रिलेटेबल नहीं है, बट बाकी सुन सकते हैं क्योंकि सबके यूनिट में 10 ही, सबके पेपर 2 में 10 यूनिट होती हैं और हर यूनिट से 5 सवाल बनने होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी में यूनिट 1 से 30 अराउंड 30 क्वेश्चन बनते हैं। सोच सकते हैं आपकी यूनिट 1 कितनी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 1 पूरे सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसमें आपको 25 के आसपास थिंकर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एनटीए 25 थिंकर्स के अलावा भी ढेर, कम से कम सैकड़ों थिंकर से सवाल पूछता है। तो ये यूनिट आपको अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद यूनिट 2 से बात करें तो यूनिट 2 से अराउंड 5 to 8 क्वेश्चन बनते हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूनिट 2 में आपको ये फायदा है कि यूनिट जो 1 है उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है और यूनिट 2 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ पे आपकी जो आप एक भी यूनिट को कवर कर लो तो आपकी ये दोनों पेपर की दोनों यूनिट कवर हो जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इंस्टीट्यूशन है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं नीचे। ठीक है, यहाँ से आपके अराउंड 4 to 8 क्वेश्चन बनते हैं। रूरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से भी 4 क्वेश्चन के आसपास, फिर बाकी हर कोई यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। बस सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो आपकी पहली 5 यूनिट है। पहली 5 यूनिट से बहुत सवाल बनते हैं और जिसमें सबसे पहली यूनिट जिसमें 30 ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से कवर करनी है। अब आप लोग बोल रहे हो देखो मैडम सिलेबस सबको पता है, ठीक है, आप मुद्दे पे आइए। तो ठीक है बच्चों, मुद्दे पे आते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी आपको पता है। ठीक है, कि 90 डेज पावर प्रेप है। इसमें आपको सबसे पहले आपको सिलेबस, हर कोई आपसे बोलता है सिलेबस देखो सिलेबस देखो, बट फिर भी आप सिलेबस नहीं देखते हो। जब मैंने अपने एग्जाम की तैयारी की थी मैंने सेम गलती की थी। मैंने एक अटेम्प्ट तक तो सिलेबस ही नहीं देखा था, देन लेटर आई रियलाइज्ड कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखो सिलेबस आप देखोगे, हो सकता है आपको सिलेबस स्टार्टिंग में समझ ना आए, बट अब देखो तो सही एक बार सिलेबस में क्या दिया हुआ है। अब देखो, अब उसके सोर्सेज ढूंढो। यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी।
अब देखो अपने टीचर्स को फाइंड आउट करो आपको किस टीचर से पढ़ना है, एंड उस पर आप कंसिस्टेंट रहो कि मुझे इस यूनिट को इस टीचर से पढ़ना है। एक डायरी लो, डायरी में लिखो कि मुझे इस यूनिट को इस टीचर से पढ़ना है और यहाँ के अलावा मुझे इस टीचर से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर कोई बोलता है कि PYQ करे, आपने PYQ करे, मतलब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि वो उसे समझ ही नहीं आ रहा PYQ में करना क्या है, बट हर कोई बोले जा रहा है PYQ इंपॉर्टेंट है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। बट PYQ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTA क्वेश्चंस की फॉर्म को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, NTA उन 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को उठा के एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, पर आपके पास जब फायदा है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल रहा है तो आपको PYQ कवर करने हैं। PYQ और सिलेबस, ये अगर 2 आपने नहीं पढ़े ना तो आप कितना भी पढ़ लो, कमांड आपकी नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है रिवीजन। अगर आप पढ़े जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 1 महीना मैंने सिलेबस कवर कर लिया, 1 महीना में रिवीजन करूंगा, आई एम सॉरी, ये बहुत ही गलत टेक्निक है आपकी। आप सुबह से शाम तक पढ़ो, शाम को आप रिवाइज करो। ठीक है, आपने जो भी सुबह से शाम तक पढ़ा है, रात को सोने से पहले आप उसको रिवाइज कर लो, और फिर सुबह जब दूसरा पढ़ो तो उससे पहले वो रात वाला रिवाइज कर लो। रिकॉल, आपको सब कुछ रिकॉल करना है कि आपने कितना पढ़ा है, क्या आपको वो याद आ रहा है। आप खाली भी बैठे हुए हो तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिकॉल कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है भाई, रिवीजन हो गया। अभी रिवीजन करना कैसे है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैम PDF दे दो, मैम आप अपने नोट्स शेयर कर दो। देखो भैया, नहीं हो पाएगा आपका अगर आपको ऐसे करना है तो। ठीक है, अगर आपको रिवीजन करना है तो मेक योर ओन रिवीजन नोट्स। अपने खुद के रिवीजन नोट्स बनाइए। जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो जो भी आपके समझ आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, कुछ टीचर बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ आपने PYQ देखे हैं, सिलेबस देखे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, दूसरों के नोट्स से जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ आधा टाइम तो उसको समझने में ही लग जाएगा, पर अपनी ही राइटिंग को जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको खुद पता होगा कि ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या सोच के लिखी थी। अपने नोट्स को ग्रेस्प करना बहुत इजी होता है कि आप दूसरे के नोट्स को ग्रेस्प कर रहे हैं। बहुत आसान लगता है ये कि मुझे नोट्स मिल जाएंगे, कि स्पून फीडिंग वाला काम, मुझे नोट्स मिल जाएंगे तो मैं कर लूंगा। नहीं होगा, आप अपने नोट्स लीजिए और अपने नोट्स से आप खुद पढ़ाई कीजिए। और ये जो लास्ट के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, रिवीजन नोट्स, ये लास्ट में इतने काम आते हैं। आप 1 अटेम्प्ट दो, आप 2 अटेम्प्ट दो, आप 3 अटेम्प्ट दो, आपको बार बार नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इवन जब मैंने पहली बार तैयारी की थी तो पहली बार मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए थे कि अगर आज भी मुझे आपको पढ़ाते टाइम कोई भी डाउट होता है तो आई गो बैक टू माई नोट्स। ठीक है, इतने अच्छे नोट्स आप बनाइए कि वो आपको समझ आए और आगे के लिए अच्छे हो। मॉक टेस्ट, अब एक बहुत बड़ी गलती सब लोग करते हैं कि पढ़े जा रहे हैं बट ये नहीं पता उनको कि उनको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा। एक्चुअली में आप लोग डरते हो कि अगर आपने मॉक लगाया और आपके नंबर कम आए तो फिर हो जाएगा मामला गड़बड़ और आपको हो जाएगा डीमोटिवेशन। देखो, ये डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, आपको अपना रियलिटी चेक पता होना चाहिए। यू हैव टू नो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, पहले आप PYQ लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि देखो NTA का कोई भरोसा नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम किसी और फॉर्मेट में पेपर दे सकता है। और वो एक जो सडन पेपर देख के हमें पेपर मिलता है कि ये कुछ नया आ गया, वो एक आदत हमको मॉक टेस्ट से पड़ती है, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी सडन कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉक आपको लगाने हैं, और मॉक जब आपको लगाने हैं तो आपको एकदम ऐसे लगाने हैं कि आप सच में पेपर दे रहे हो क्या। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने बहुत मॉक लगाए थे। 2019 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आई अटेम्प्टेड फॉर 3 to 4 टाइम्स। और एग्जाम में ऐसा हुआ कि जब मैं एग्जाम देने गई, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ, मुझे लग रहा था अरे इसकी तो मुझे आदत है। तो आपको उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेना है। ठीक है, कि आपको एग्जाम में पैनिक ना हो आपको बिल्कुल भी। बहुत सारे लोगों को होता है कि एग्जाम हॉल में जाते वो पैनिक कर जाते हैं कि
बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग हो रही है, देखो सबको होती है, बट आपको उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल लेंथ टेस्ट, पेपर 2 के टेस्ट लगा लिए, पेपर 1 के टेस्ट लगा लिए, अब बारी है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 पूरा 300 नंबर का टेस्ट लगाइए। और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराती हैं, जो आपके रैंक भी बताती है कि ऑल इंडिया में आप कौन सी रैंक पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब वो भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैम आपने सिलेबस बता दिया, आपने इतनी सारी रामायण बता दी, अब आप मैम ये बताइए शुरू कैसे करें, मेन दिक्कत आ रही है शुरू करने में, ठीक है। तो मैं आपको आज एक टास्क में आपको देती हूँ, अभी लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, आप रात में वीडियो देख रहे हो तो कल सुबह, ठीक है, जो भी इमीडिएट टाइम है, सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट नहीं, आप 2025 का PYQ डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करके आप बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं, आप लगा के देखो, बिना कुछ पढ़े, कुछ मत पढ़ो, आप ना सिलेबस पढ़ो अभी, आप बस पेपर लेके बैठो, सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी का पेपर लेके बैठो, अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पेपर लेके बैठो, पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके बैठो, लगाओ आप एक बार पेपर, देखो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आई होप, या मैं गारंटी दे सकती हूँ, कम से कम 100 में से गए गुजरे आप 30 क्वेश्चन तो सही करोगे, मतलब इससे भी क्या बुरा हो सकता है, और होगा तो इट्स ओके, आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन ठीक हो रहे हो, कि 40 ठीक हो रहे हो, 30 ठीक हो रहे हो, 20 ठीक हो रहे हो, पता लगाइए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और देखो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, हर कोई 0 से स्टार्ट करता है। अगर आप ये मत सोचिए कि आपके नंबर कम आ जाएंगे तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिमोटिवेशन लेने के भी तरीके होते हैं, आप टेस्ट लगाइए, आप देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा आपका लेवल, ठीक है, यहाँ से आपको आपका लेवल पता चल जाएगा। अब आप उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए, आप देखिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर आपको चाहिए हो सकते हैं, आपको पेपर क्लियर करना है तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। आपने अपना लेवल चेक कर लिया, नाउ स्टार्ट, अब टाइम है तैयारी को शुरू करने का। जिसके 50 क्वेश्चन सही हुए हैं 100 में से, उसके लिए तैयारी का लेवल अलग होगा, जिसके 100 में से 20 क्वेश्चन ठीक हुए हैं उसके लिए तैयारी का लेवल अलग होगा, और जिसके 100 में से 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसके लिए तैयारी का लेवल अलग होगा। सबके लिए तैयारी का लेवल अलग होता है, ठीक है। तो आपको पहले एक PYQ लगाना है 2025 जून का, आपको चेक करना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने, एटलीस्ट आपको अगर JRF निकालना है तो सोशियोलॉजी में आपके 75 क्वेश्चन फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी सही होने चाहिए, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ऊपर के ओवरथ्रू प्लान की कि हमें क्या करना है। अक्टूबर में आपको क्या करना है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट कवर करनी है। आप यूनिट 1 में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कवर कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन। डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन तो आपको लास्ट तक करना है, और वो करना ही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2, अगर सोशियोलॉजी है तो आप यूनिट 1 कवर कीजिए, यूनिट 1 से अराउंड 30 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और यूनिट 1 का आपका 1 मंथ में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स, आप साथ में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, लास्ट में आपको रिवीजन करने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। नवंबर में आप रिवीजन एंड न्यू यूनिट्स, अब आपकी जो भी यूनिट बची हैं आप उनको कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपने कवर कर ली है तो आपके पास एक भरोसा हो गया कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेरा तैयार हो गया है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब उन यूनिट को तैयार कीजिए जिनका पेपर में रिलेवेंस कम है, ठीक है, उन यूनिट को तैयार करोगे आप। दिसंबर में क्या करोगे आप कि अब आपको मॉक लगाने हैं, कितनी भी तैयारी हुई हो, आपका आधा सिलेबस हुआ हो, आपका 1/3 सिलेबस हो, आप मॉक लगाइए। पेपर 1 में तो मॉक इतने इंपॉर्टेंट है कि लोग मॉक के थ्रू ही तैयारी कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस बहुत वास्ट है, कहीं से भी कोई सा भी सवाल बन सकता है। वहां पे मॉक है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पता है देखो क्या होता है, जब हम मॉक में गलती करते हैं और जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि अरे हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, और सेम कॉन्सेप्ट अगर पेपर में आ जाता है तो हमें याद आता है कि ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक में गलत किया था। तो गलती करने से इंसान ज्यादा सीखता है, गलती करने से नहीं डरना है आपको। और लास्ट वीक में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अपने नोट्स आपने जो बनाए हैं उनको एक लेके बैठिए और उनको अब रिवाइज कीजिए,
ठीक है। और कुछ मैराथन्स आते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। देखो जून 2025, अब देखो कट ऑफ का लेवल कितना हाई होता जा रहा है। जेआरएफ की कट ऑफ 2023 में 210 थी, उसके बाद 204, 228, 220, मतलब 200 प्लस कट ऑफ जेआरएफ की जाती है। इवन सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो दिसंबर 2024 में गई है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी से जेआरएफ की कट ऑफ 228 गई है। मतलब आप सोच पा रहे हो 75 प्लस क्वेश्चन पेपर 2 में ठीक करने के बाद, 35 क्वेश्चन पेपर 1 में ठीक करने के बाद भी जेआरएफ नहीं निकल रहा है, तो आपको सीरियसली तैयारी करनी है, मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना है पेपर को, ठीक है। नेट की भी कट ऑफ कोई कम नहीं है, देखो 192, 204, 180, 184, सबसे ज्यादा कट ऑफ दिसंबर में ही 204 गई है। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जून 2024 में जेआरएफ की कट ऑफ 204 गई थी, और दिसंबर 2024 में जो उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट था, कट ऑफ बढ़ के नेट की ही जेआरएफ हो गई है, नेट की 204 हो गई। मतलब पहले जेआरएफ की 204 थी और अब नेट की 204 हो गई है। देख सकते हो कितना बूस्ट हुआ है, क्योंकि नेट के एग्जाम में अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो आपके कंपटीशन है ना, वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और वो कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी अपनी तैयारी एकदम सॉलिड करनी है। ऐसा भी नहीं है सब्जेक्ट में बिल्कुल ही घुस जाना है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना है। ईडब्ल्यूएस की देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 212 गई है, जेआरएफ की 174, नेट की 212, 220, सबसे ज्यादा कट ऑफ अभी तक दिसंबर 2024 की गई है, जो हमारे पास क्राइटेरिया है वहां पे। नेट की 190, जून में फिर 192, यहाँ पे देखो जेआरएफ की 210 गई है। अब जेआरएफ की देखो 220, 212, 210, उसके बाद 216 दिसंबर 2024 में, ठीक है। जून 2024 में 192 और यहाँ पे 198, मतलब अब जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में भी जो दिसंबर वाला एग्जाम हो, हालांकि एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने से पहले हम पता नहीं लगा सकते कितनी कट ऑफ जाती है, पर 220 से ऊपर की कट ऑफ तो आप मान ही लो, जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न रह रहा है, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगी आपसे, देखो मेहनत करनी है तो आप अच्छे से करो, कंसिस्टेंसी से आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट प्लान सक्सेस। प्लान आपके पास स्मार्ट होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने इतना बड़ा प्लान कर लिया और जब आप तैयारी करने बैठे हैं तो यू आर लाइक कि अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता पढ़ लिया और दिवाली की कुछ छुट्टियां पड़ गई तो 10 दिन की छुट्टी कर ली दशहरे पे। अब पढ़ो, कंसिस्टेंसी का मतलब है आप डेली पढ़ना है आपको। किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ लो, किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसकी जो कसर है वो आप नेक्स्ट दिन में कवर कर दो, ठीक है। आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो आपका नेट क्या, आपका जेआरएफ भी क्लियर हो सकता है, बट काम आपको कंसिस्टेंटली करना है। यू हैव टू ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, अपनी फैमिली के लिए ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठ गए और पढ़े जा रहे हैं तो तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलूंगी कि जिन लोगों को भी लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया है, देखो डिमोटिवेशन करने का मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है, बट आप कर सकते हो। 3 महीने बहुत होते हैं, 3 months are like 90 days। अगर आप एक एक दिन को देखो, अगर आपने 10 दिन भी पढ़ाई कर ली तो आप कितना इंप्रूव कर जाओगे। आपके पास 90 डेज है, बट सिर्फ 90 डेज है। अब फिर मैं बोलूंगी कि आपको इतना भी ज्यादा हाई पे नहीं चले जाना है कि अभी 90 दिन बचे हैं, जेआरएफ निकालना है, इवन नेट भी निकालना है, तो 90 जो दिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो ही हो पाएगा, ठीक है जी। तो लगाइए आप, आज आपका काम है, आप वीडियो देख के आप आपका जो भी काम है इंपॉर्टेंट वो खत्म करेंगे और इसको भी इंपॉर्टेंस देंगे। आप सबसे पहले आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों का अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, अलग अलग अटेम्प्ट करना आप, क्योंकि एक साथ आप 3 घंटे का अगर कर पाते हैं, यू आर कंफर्टेबल, देन यू कैन डू इट। आप कीजिए, उसके बाद आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। देन आई विल टेल यू कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कौन सी यूनिट कवर करनी चाहिए। और थोड़ा सिलेबस देखिए, आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना आपको आधी नॉलेज वहीं हो जाएगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये यूनिट आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यूजीसी नेट
के पेपर से रिलेटेड, JRF से रिलेटेड। आई होप मेरी स्ट्रैटेजी, ये जो मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने फॉलो की थी। और अभी भी जब भी मैं किसी भी एग्जाम की कोई भी एग्जाम में अटेम्प्ट देने जाती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मॉक टेस्ट तो हम बाद में लगाएंगे। क्यों लगाओगे बाद में? अभी लगाओ ना मॉक टेस्ट, देखो आप कितने पानी में हो, बाद में दोबारा लगा लेना, बाद में देखना कितने पानी में थे और कितने ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइड फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू कैन डू इट, यू विल। इस बार JRF आपके नाम होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।